इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इम्यूनिटी। सो जैसे कि प्रीवियस मैंने आपको बहुत सारे डिजीज़ के बारे में बताया और वो किस तरीके से हमें इन्फेक्ट करती हैं और उन्हें किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इन अ स्मॉल वे हमने डिस्कस की। ओके, तो आज जो हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे कि आप बताएं कि एवरी डे वी एक्सपोज अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। हम डेली डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट से मिलते हैं, राइट। जैसे मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, तो ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जिनसे हम डेली यानी कि हमारे अराउंड में सराउंडिंग में वो मौजूद है। बट ऐसा नहीं होता कि आप हर एक डिजीज़ से ग्रसित हो जाओ या फिर आपको हर एक डिजीज़ हो जाती है। हम उनमें से कुछ ही डिजीज़ से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। सब सारी नहीं होंगी आपको। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर डेंगू है या और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर थी, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप सबसे ये हो जाओगे। कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ जो हमारी बॉडी में हो जाती है ड्यू टू सम रीज़न। सो ऐसा क्यों है, वाई ऐसा क्यों है कि हमारी बॉडी सिर्फ कुछ ही डिजीज़, कुछ ऐसी भी डिजीज़ होती है जिनसे आपकी बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर नॉर्मल एक है, डेंजरस है, लेकिन वो बहुत फैली हुई है, लेकिन उससे हमारी बॉडी नहीं उन्हें हमारी बॉडी को वो नहीं हो पाती। जैसे हम वही देख लें कि अभी अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो इस सिचुएशन में जो डिजीज़ है हमें पता है उसके बारे में, लाइक कोरोना वायरस के बारे में पता है। हमें बस क्या करना है, प्रिकॉशंस रखना है। और ये भी आपने सुना होगा कि वहाँ पे इम्यूनिटी का एक टर्म है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो उसे ये डिजीज़ नहीं होती, राइट। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमारी बॉडी खुद से इन सारी डिजीज़ से या फिर जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनसे अपने आप को बचा कर रख सकती है। और ये जो ओवरऑल एबिलिटी है जिससे वो किसी भी डिजीज़ से क्या कर सकती है, फाइट कर सकती है और उसे वो डिजीज़ बिल्कुल भी ना हो। तो ऐसा एक सिस्टम है हमारी बॉडी में जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, या फिर इसे हम शॉर्ट में कहते हैं इम्यूनिटी। दैट मीन्स हर एक फॉरेन पार्टिकल से या फिर हर एक फॉरेन एजेंट से ज़रूरी नहीं है कि हमें वो डिजीज़ हो जाए, बिकॉज ये हमारी इम्यूनिटी पर डिपेंड है। ओके, इम्यूनिटी पर। सो इट बेस्ड ऑन अवर इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी में जितनी भी डिजीज़ होती है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उनसे फाइट करने की एक कैपेबिलिटी होती है, जिससे हमारी बॉडी को क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है ताकि उससे डिजीजेस ना हो। अब ये इम्यूनिटी बेसिकली टू टाइप्स की होती है, क्या इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सब पहले तो हम इन्नेट इम्यूनिटी को पढ़ते हैं। सो इन्नेट इम्यूनिटी बताइए कि पहले तो ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस फर्स्ट दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर एक ही ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ एक ही टाइप की डिजीज़ के लिए ये है, नहीं। जितनी भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं या फिर जितने भी एजेंट हमारी बॉडी में आ सकते हैं, उन सब के लिए एक डिफेंस ऑर्गेनिज्म है एक डिफरेंट मैकेनिज्म है इन अवर बॉडी, ठीक है। तो वो क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक, किसी एक पर्टिकुलर के स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए होती है और ये बर्थ से ही हमारे अंदर होती है। सो अगर इन्नेट इम्यूनिटी की बात की जाए तो एक ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ से ही हमारे अंदर मौजूद है, जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन एजेंट से हमें फॉरेन एजेंट से फाइट करती है और हमें बचाती है फ्रॉम द डिजीज़। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। इसको ये एक्चुअली क्या करती है, ये कुछ बैरियर्स बनाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स को फॉर्म करती है। किसके बीच में? जो फॉरेन एजेंट्स हमारी बॉडी में आना चाहते हैं, उनसे हमारी बॉडी के उनमें और हमारी बॉडी के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करती है, एक बैरियर बनाती है, ताकि कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल्स है या फॉरेन एजेंट है वो हमारी बॉडी में ना आए। इन्नेट इम्यूनिटी 4 टाइप्स ऑफ से बैरियर बनाती है। पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर, लाइक योर स्किन। हमारी बॉडी में जो आउटर लेयर है वहाँ पर क्या है, एक स्किन है, और ये क्या है, एक मेन बैरियर का काम करता है, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एंट्री को वो प्रिवेंट करता है, उनकी एंट्री वहाँ पर नहीं होती। हमारी स्किन भी एक बैरियर की तरह वर्क करती है। ऑल्सो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑर्गन, यूरोजेनाइटल ऑर्गन, सो इन सारे ऑर्गन्स के ऊपर आपको एक म्यूकस की कोटिंग होती है। जब एक्चुअली म्यूकस की कोटिंग एपिथेलियम की लेयर है, आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लास में, एपिथेलियम लेयर एंड ऑल। सो एपिथेलियम लेयर की एक लेयर वहाँ पे मौजूद होती है, म्यूकस की एक कोटिंग है वहाँ पर, जो कि इन सारे
इंटरनल ऑर्गन्स को भी जो माइक्रोब्स है उनकी एंट्री, मतलब वो माइक्रोब उसके अंदर एंट्री ना कर पाए, उसको उनमें हेल्प करती है। तो इस तरीके से कुछ फिजिकल बैरियर्स मौजूद होते हैं। फर्स्ट हमारी स्किन है, और ऑल्सो सम म्यूकस कोटिंग ऑन अवर इंटरनल ऑर्गन्स। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स? जैसे कुछ एसिड मटेरियल मौजूद है, एसिड इन अवर स्टमक, हमारे स्टमक में एसिड है, हमारे माउथ में सलाइवा होती है, ऑल्सो हमारे आंखों में क्या होती है, टीयर्स होते हैं। सो ये सब भी बहुत सारे माइक्रोबल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, बिकॉज स्टमक में एसिडिक मीडियम होने से जो स्टमक में फूड जाता है उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, और मुंह में जो सलाइवा होती है उसे जो भी बहुत सारे बैक्टीरिया या माइक्रोब जो अंदर जाने की कोशिश करते हैं वो सलाइवा के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, और आइज में भी ये चीज़ें होती है, टीयर्स के फॉर्म में वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है। नेक्स्ट, सर्कुलर बैरियर्स। सर्कुलर बैरियर्स कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जैसे ल्यूकोसाइट्स होती है ऑफ अवर बॉडी, लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो कुछ ऐसी ल्यूकोसाइट्स मौजूद, ल्यूकोसाइट्स बेसिकली WBC की बात कर रहे हैं हम, वाइट ब्लड सेल्स। सो कुछ WBC में कुछ सेल्स मौजूद होती है जिसे PNML बोला जाता है, ये न्यूट्रोफिल्स ये, और उसके साथ साथ कुछ मोनोसाइट्स भी होते हैं जो कि एक नेचुरल किलर का काम करते हैं। एक ये लिम्फोसाइट्स के दोनों टाइप हैं, और ये एक नेचुरल किलर का काम करते हैं। इन एक्चुअली ये करते क्या है, ब्लड में जितने भी फॉरेन मटेरियल्स आते हैं या जितने भी माइक्रो अदर फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे, उन सबको ये क्या करते हैं, फैगोसिस कर लेते हैं। दैट मीन्स उन सबको डाइजेस्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उस मॉस्किटो को मॉस्किटो इन द सेंस कोई भी माइक्रोब्स को या जो फॉरेन एजेंट्स हैं उन्हें उनके थ्रू आने वाले बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म करने का काम करते हैं। और वो कौन करता है, WBC। नेक्स्ट, साइटोकिन बैरियर। सो कुछ वायरस इन्फेक्शंस, जैसे हमारी बॉडी होती है, अगर वो किसी पर्टिकुलर वायरस से इन्फेक्टेड हो गई पहले, तो उसके थ्रू कुछ ऐसे प्रोटीन सीक्रेट होते हैं जो कि इंटरफेरॉन्स बनाते हैं। और ये इंटरफेरॉन, देखो ये एक वायरस है, इसने क्या किया, ये हमारी बॉडी में एक सेल को डैमेज किया, मतलब इन्फेक्ट किया, बट ये जब इन्फेक्ट करती है तो कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे सीक्रेट करती है जिससे इंटरफेरॉन्स बन जाते हैं। और ये इंटरफेरॉन्स जो नेक्स्ट अदर यहाँ पर सेल्स है उनको डैमेज होने से रोकती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शंस के थ्रू भी हमें कभी कभी इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि अगर ये कहा जाता है कि आपको अगर एक बार डिजीज़ हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम वो डिजीज़ होने की जो प्रोबेबिलिटी वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि एक बार आपने आपकी बॉडी ने उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोटेक्शन लेना चाहिए, जो भी वर्क करना चाहिए वो कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम उस डिजीज़ के लिए पहले से हमारी अंदर एंटीबॉडीज़ हैं। तो वो कैसा होता है कि जब इन्फेक्शन के दौरान कुछ प्रोटीन सीक्रेट होते हैं और जिसके थ्रू वो अदर सेल्स को उस वायरल इन्फेक्शन से बचा लेता है, जिसे हम साइटोकिन बैरियर कहते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ से हमारे अंदर नहीं होती, हमें इन्हें एक्वायर करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पहले तो क्या होती है, पहले तो हम ये बता दें कि ये स्पेसिफिक होती है, पैथोजेनिक स्पेसिफिक होती है। एक पर्टिकुलर पैथोजन को ध्यान में रखकर ही हमें उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज दी जाती है। जैसे कि पहले मैंने भी आपको कहा था, इनेट में क्या होता है कि वो स्पेसिफिक नहीं है, वो सबके लिए वर्क करती है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आएगा, एजेंट आएगा, उसको वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। बट एक्वायर्ड में क्या है, वो स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैथोजन ही जब हमारी बॉडी में आएगा तभी ये सेल्स क्या इम्यूनिटी जनरेट होगी और हमें बचाएगी। सो पहले तो याद रखना है कि ये एक्चुअली यहाँ पर ये कैसे वर्क करती है, वर्क करती है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो मेमोरी के अकॉर्डिंग वर्क करती है। अभी मैं आपको आगे बताऊँगी तो ये लाइन आपको प्रॉपर समझ में आएगी। तो इट्स मीन्स दैट जो हमारी बॉडी है, ठीक है, जब वो हमारी बॉडी है तो पहले जब वो किसी डिजीज़ से एनकाउंटर करती है, फिर किसी डिजीज़ से वो फर्स्ट टाइम उसकी बॉडी में होता है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी अगर उस पैथोजन से एनकाउंटर करती है तो उस टाइम जो वो रिस्पॉन्स देती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, देखो पहले क्या है कि पहले हमारी बॉडी बहुत नॉर्मल है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, बट कोई न्यू इन्फेक्शन उसकी बॉडी में जब वो आता है फर्स्ट टाइम
रिस्पॉन्स देते हैं उसी के किस तरीके से इस फॉरेन पार्टिकल से वो बिहेव करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है वो बहुत लो इंटेंसिटी में होता है। जैसे अगर आप इस टाइम कोरोना वायरस का जो भी चीज़ें हैं तो हम क्यों, हमारी बॉडी क्यों उसके अभी लड़ नहीं पा रही है, या हमारी बॉडी अभी जो भी पर्सन जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी भी लो होती है तो वो क्यों इससे लड़ नहीं पाते, क्योंकि वो एक ऐसी डिजीज है जो फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में आ रही है। हमारी बॉडी पहली बार कुछ ऐसा टाइप का वायरस से एनकाउंटर कर रही है जिससे पहले उसने कभी नहीं देखा। तो फर्स्ट टाइम वो क्या करती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्स बहुत ही लो इंटेंसिटी का होता है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट टाइम, ठीक है, पहले तो ये पहली बात ये बात होगी, उसके बाद यही सेम पैथोजन, ठीक है, पहले तो उन्होंने फर्स्ट टाइम किया एंड अगर प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद हम ठीक हो जाते हैं तो आफ्टर दैट यही सेम पैथोजन विद हाई इंटेंसिटी के साथ दोबारा हम पे अटैक करता है या दोबारा हमारी बॉडी पर अटैक करता है, तो वहाँ पर सेकेंडरी या एस्टिमेटिस रिस्पॉन्स होता है, एनामेस्टिक रिस्पॉन्स होता है। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये एक्चुअली हमारी बॉडी कब देती है, और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से देगी इन प्रीवियस फर्स्ट काउंटर जो हुआ था, फर्स्ट एनकाउंटर जो हुआ है उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सेकेंडरी काउंटर में रिस्पॉन्स करती है। और ये टोटली कैसे होता है, इट टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी। इसीलिए यहाँ पे बोला गया था कि ये जो वर्क है वो मेमोरी पे बेस्ड होता है, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी सेल्स इसे रिकॉग्नाइज कर लेती है, याद कर लेती है, और उसे पता रहता है कि पहले भी ये चीज़ें आ चुकी हैं और उसके रिगार्डिंग हमें कहाँ से रिस्पॉन्स करना है, कहाँ से हमें एंटीबॉडी जनरेट करनी है। तो ये हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड होता है। ऑल्सो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनिटी सिस्टम, सो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो यहाँ पर बताया गया है, इसमें कुछ कैरियर्स होते हैं जिसमें जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है जो कि हेल्प करती है। वो कौन सी है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है ब्लड में, वही हमारी बॉडी में हेल्प करती है, एक कैरियर की तरह वर्क करती है। वो सेल्स कौन सी होती है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करती है, बी लिम्फोसाइट एक आर्मी प्रोड्यूस करती है, किसकी, प्रोटीन्स की एक आर्मी को बनाती है जो कि पैथोजन से रिस्पॉन्स करता है। पैथोजन को, जो पैथोजन हमारी बॉडी में आना चाहता है उस पैथोजन से वो प्रॉपर फाइट करता है ब्लड में, और प्रॉपर फाइट करने के बाद उस पैथोजन को क्या कर देता है, किल कर देता है, और पैथोजन हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपको याद रखना है कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक प्रोटीन की आर्मी बनाती है, प्रोटीन की एक आर्मी बनाती है और वो पैथोजन से फाइट करते हैं। ऑल्सो आफ्टर दैट यही प्रोटीन आगे क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बना देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि अगर वो दोबारा पैथोजन हमारी बॉडी में आए तो उसको पहले से ही उसके लिए एक एंटीबॉडी हमारी बॉडी में मौजूद हो। टी सेल्स जो होती हैं वो खुद तो कोई एंटीबॉडी सिक्रेट नहीं करते, बट वो बी सेल्स को हेल्प करते हैं, बी सेल्स को जो एंटीबॉडीज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे प्रोड्यूस करने में उसे हेल्प करते हैं। सो ईच जितने भी एंटीबॉडी जो भी बताया मैंने आपको कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट उसे प्रोड्यूस करेंगे, तो जो भी यहाँ पर एंटीबॉडीज है उसमें 4 पेप्टाइड चेन होती है। सो 4 पेप्टाइड चेन यहाँ पर होती है, 4 पेप्टाइड चेन, 2 स्मॉल, उसमें कुछ चेन होती है जो 2 होती है वो स्मॉल चेन होती है जिसे हम लाइट चेन कहते हैं, एंड वही 2 चेन कैसी होती है, लॉन्ग होती है इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस, जिसे हम हैवी चेन बोलते हैं। और एक साथ अगर हम इसे क्या बोलते हैं, H2L2, H फॉर हैवी और वो कितनी है 2, और L फॉर लाइट और वो भी कितनी है 2। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इन्होंने बताया डिफरेंट एंटीबॉडीज बताई हैं, इस तरीके से एंटीबॉडीज होती हैं, जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा है ये एक लाइट चेन है, ये भी एक लाइट चेन है, ये एक लॉन्ग चेन है और ये एक लॉन्ग चेन है। इस तरीके से ये आपस में एंटीबॉडी साइट्स जो होते हैं उनके थ्रू ये आपस में अटैच रहती है, और हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी इस तरीके से प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन अवर बॉडी, वो कौन कौन सी है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, जैसे IgA, IgM, IgE और IgG। तो इस तरीके से कुछ एंटीबॉडीज है जो हमारी बॉडी में दिए हुए हैं, और इसका एक रिप्रेजेंटेशन आपको प्रीवियस डायग्राम में मैंने दिखा दिया किस तरीके से अरेंज होती है। बिकॉज ये जो एंटीबॉडीज है ये कहाँ पर मौजूद होती है, ब्लड में मौजूद होती है, ठीक है। एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड में मौजूद होती है, और जो ये रिस्पॉन्स कर रही है उन रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। बिकॉज ये हमारी सारी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, हमारी सेल्स के अंदर, एक ह्यूमन सेल्स के अंदर मौजूद है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स बोल रहे होते हैं। ये
जो रिस्पॉन्स है, जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, वो दो रिस्पॉन्स देता है, 2 टाइप्स के रिस्पॉन्स देता है, जिसमें से एक रिस्पॉन्स तो पहले से हमने आपको बताया ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, जिससे कि जिसमें एंटीबॉडी एक मीडिएट का काम करती है और एक हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करती है। एक दूसरा रिस्पॉन्स होता है जिसे सेकेंड टाइप ऑफ रिस्पॉन्स बताया गया, दैट इज सेल मीडिएट इम्यून। यहाँ पर जो बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया था वो क्या था, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स था। ये कौन देता है, हमारी एंटीबॉडीज देते हैं, एंटीबॉडीज की वजह से रिस्पॉन्स आता है। दूसरा एक हमारी सेल होती है, वो सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसे हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये रिस्पॉन्स कौन देता है, ये रिस्पॉन्स टी लिम्फोसाइट सेल्स द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एक इम्यून सिस्टम के अंदर भी 2 तरह के रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स बेसिकली जो बी लिम्फोसाइट है वो देती है, और जो सेल्स हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हमारी बॉडी में मौजूद है, तो वो सेल भी कुछ इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे सेल इमीडिएट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बोला जाता है, जिसे हम CMI भी बोलते हैं, और ये रिस्पॉन्स टी लिम्फोसाइट सेल्स देते हैं। ओके, वेरी सम ऑर्गन्स यहाँ बताया गया, जैसे हार्ट, लीवर, आई, किडनी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो फंक्शन है, एक नॉर्मल फंक्शन, अगर वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते, लाइक हार्ट हो गए, आई हो गई, लीवर, किडनी, कभी कभी क्या होता है फेल हो जाते हैं और सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस करनी पड़ती है, जिसमें क्या कर सकते हैं, पेशेंट जो है उसको हम एक नॉर्मल लाइफ दे सके, इसके लिए हमें उसका ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है, और उसके लिए हमें एक सुटेबल डोनर की ज़रूरत होती है। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं कि वाई वी नीड अ सुटेबल डोनर, पहले तो हमें एक सुटेबल डोनर की ज़रूरत क्यों है, और ऑल्सो हमारी बॉडी, जब वो किसी क्वेश्चन उन्होंने किया कि जब हम ऑर्गन लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में एडजस्ट क्यों नहीं होता, या फिर ये जो बताया गया कि जो हम डॉक्टर से हमें चेक करवाने की ज़रूरत क्यों है, तो पहले तो चेक जरूरत तो बहुत ही ज़्यादा हो, जो ग्राफ्ट दिखा हुआ है दैट मीन्स वो चीज़ें जो हम किसी अदर रिसोर्स से ले रहे हैं या फिर किसी अदर ह्यूमन से ले, जैसे अगर किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट करना है तो हमें दूसरे जो ह्यूमन है उसका हार्ट लगाया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट में भी किडनी दूसरे इंसान की जो किडनी होती है वो हमारी बॉडी के अंदर लगाई जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो कि हम किसी और सोर्स से लेते हैं, बाय द एनिमल, बाय द सम प्राइमेट्स, या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग से हम उसे लेकर हमारी बॉडी में लगाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमारी बॉडी पे टोटल डिपेंड करता है कि वो हमें रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट करे। बट जो रिजेक्शन है वो तुरंत भी हमें दिखाई दे सकता है या फिर कुछ देर बाद भी हमें वो रिएक्शन दिखाई दे सकता है। एक्चुअली रिएक्शन क्यों होता है, बिकॉज हमारी बॉडी में जो टिश्यू है या ब्लड है या फिर जो हमारी सेल्स है वो सब अलग अलग होती हैं। हर एक ह्यूमन बींग्स में, हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती है। इसीलिए पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले डॉक्टर से चेक करवाने की जरूरत इसीलिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी बॉडी में मौजूद टिश्यू को मैच करते हैं कि टिश्यू में कितनी मैचिंग हो रही है। आफ्टर दैट ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है। उसके बाद कुछ अदर जो भी एसेंशियल क्राफ्ट है या जो ट्रांसप्लांट करने हैं उसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट जो पेशेंट है उसका जो इम्यून रिसेप्टर्स मौजूद है, बिकॉज इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारी बॉडी में है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम का वर्क ही यही है कि वो हमारी बॉडी में जितने भी देखो आपको हर टाइम तो ऐसा नहीं होता ना कि हर टाइम आपकी इम्यूनिटी सिस्टम आपसे फाइटिंग कर रही है या फिर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं। जब कोई फॉरेन एजेंट्स आते हैं, जब ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में आती है जो हमारी बॉडी की नहीं है, तो ये हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं और जो बाहर से आए हुए जो सेल्स होते हैं उनको प्रॉपर रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके बीच में प्रॉपर डिफरेंस को रिकॉग्नाइज कर देते हैं। इसीलिए अगर कोई दूसरा प्लांट या दूसरी चीज़ें हमारी बॉडी में लगाई जाती हैं तो जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ यानी खुद के हमारी बॉडी के जो भी सिस्टम है और जो नॉन सेल्फ जो कि बॉडी से बाहर से आए हैं उनके बीच में डिफरेंस समझ लेता है। और अगर वो डिफरेंस समझ लेता है तो वो उसके रिगार्डिंग रिजेक्शन भी करता है या फिर उस जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी है कह सकते हैं इन शॉर्ट कि वो उन ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज वो इन ऑर्गन के इन्नेट ऑर्गन्स नहीं है, वो एक्वायर्ड किए गए हैं, बाहर से लगाए गए हैं। इसीलिए हमें इम्यूनिटी सिस्टम के रिगार्डिंग और ये सब ट्रांसप्लांटेशन के पहले बहुत सारी चीज़ों को चेक करना चाहिए। नेक्स्ट, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जब कोई एंटीजन, जब हमारी बॉडी में कुछ एंटीजन आते हैं तो ये कैसे हो सकते हैं,
और इसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, एक एंटीजन, एक एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है। कोई भी एंटीजन बाहर से हमारी बॉडी पे आता है तो वो लिविंग फॉर्म में भी आ सकता है, वो डेड माइक्रोब्स भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि माइक्रोब डेड फॉर्म में, लेकिन हमारी बॉडी में आने के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं, तो लिविंग फॉर्म में भी है, डेड फॉर्म में आ सकते हैं, कुछ अदर प्रोटीन्स भी आ सकते हैं, और हमारी बॉडी उसके लिए क्या करती है, एक एंटीबॉडीज जनरेट कर देती है। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है थोड़ी सी स्लो होती है, कभी कभी थोड़ी सी स्लो होती है, और वो काफ़ी टाइम लेती है कि वो एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स दे सके। जैसे कि अगर फीवर ही है तो उसमें अगर आप मेडिसिन ना भी लो, ठीक है, लेकिन कुछ थोड़े दिन लगते हैं, आप अगर प्रॉपर रेस्ट लो और जो भी प्रिकॉशंस होते हैं थोड़े बहुत उनको आप अप्लाई करो, तो आफ्टर सम टाइम विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन भी आप ठीक हो सकते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि मेरी बॉडी में जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो पहले से वर्क करती है, लेकिन वो थोड़ी सी स्लो वर्क करती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो हमें क्या करना है कि अगर हम इस जो भी माइक्रोब्स हैं उनको जल्दी से हटाना चाहते हैं तो हमें कुछ डेलिबरेटली, हम जानबूझकर कुछ ऐसे इम्यून या कुछ ऐसी एजेंट्स को वहाँ पर रिलीज कर देते हैं इन आवर बॉडी, जिससे वो क्या हो सकती है कि जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है, जो नेचुरल इन्फेक्शन है, नेचुरल इन्फेक्शन से लड़ने की जो ताकत है, जो कि हम एक्टिव इम्यूनिटी बोल रहे हैं, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। और जब तक वो हम इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस नहीं कर रहे थे, हमने उस बॉडी को फ्री छोड़ा हुआ था कि वो अपनी तरीके से लड़ सकती है, और तब तक वो एक्टिव इम्यूनिटी थी। बट जब हम अगर कुछ और प्रोसेस कर देते हैं कि जिससे हमारी बॉडी और जल्दी तरीके से रिस्पॉन्स कर सके, एक्टिव इम्यूनिटी और एक्टिव जो इम्यूनिटी और ज़्यादा तरीके से वर्क, अच्छे तरीके से वर्क करे, तो उसके लिए कुछ रेडीमेड एंटीबॉडीज़ रहती है जो हमारी बॉडी में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट की जाती है, हमारी बॉडी में डायरेक्टली प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि हम फॉरेन पार्टिकल्स से जो भी प्रोसेस जिसके थ्रू हम लड़ सकते हैं वो थोड़ी सी क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है, फास्ट हो जाता है, हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। और आपने सुना होगा जो मदर मिल्क होता है ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी। क्यों? बिकॉज जो येलोइश फ्लूइड होता है ना मदर फ्लूइड, मदर मिल्क में, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये बॉडी के अंदर कुछ जो इनिशियल डेज होते हैं,